गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी यानी कि समरूपता की बेसिक थ्योरम नंबर 11.1 एंड 11.2 और एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.2। देखो सिमिलरिटी जो है वो आपके लिए एक नया टॉपिक है क्योंकि आपने 9th क्लास तक कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग पढ़ी है। आज आप सिमिलरिटी यानी कि समरूपता पढ़ोगे। ये कुछ आपकी कॉन्ग्रुएंसी से ही रिलेटेड होती है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बता देता हूँ, सर्वांग समता के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एक त्रिभुज या एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से ढके, यानी कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढकेगा तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंट के हमने बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से सिमिलर, और उसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने 5 रूल्स पढ़े थे, एस ए एस, एस एस एस, ए एस, ए एस ए और आर एच एस। ये 5 रूल्स हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए। अब सिमिलरिटी क्या होता है? सिमिलरिटी का साइन होता है, देखो पहले कॉन्ग्रुएंसी बताता हूं। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये वाला, यानी कि सर्वांग समता। इसका मतलब होता है कि साइज में भी बराबर, दिखने में भी एक जैसा, साइज में भी बराबर हो और दिखने में भी एक जैसा हो तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी। इसके बाद बात करता हूं मैं सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी का साइन होता है ये वाला, यानी केवल दिखने में एक जैसा हो, साइज में बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दिखने में एक जैसा होना चाहिए। जैसे सपोज करो आप कुम्हार के घर गए तो वहां आपने इस तरीके से मटकियां सजी हुई देखी है, इस तरीके से मटकियां सजी हुई है। एक लाइन में ये, दूसरी लाइन में इसी तरीके से इसी सेम आकार की उसने मटकियां यहां पे सजा रखी है। तो ये वाली मटकी इस वाली मटकी के कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन ये मटकी इस मटकी के साथ सिमिलर होगी कि दिखने में तो एक जैसी है लेकिन साइज में अलग अलग है। तो वही हमारी सिमिलरिटी होती है कि दिखने में तो एक जैसा हो लेकिन साइज में अलग अलग हो सकती है। तो हम किस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर हमें सिमिलरिटी करना है तो कभी भी दो फिगर सिमिलर कब होंगे? जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी जो साइड का रेशियो है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, यानी कि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब मैं बोलता हूं जैसे कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। मैं कह रहा हूं कि ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री है। अगर ये कोण हमारा 40 है तो ये कोण भी हमारा 40 है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसके संगत कोण, यानी जो ए है वो P है, जो B है वो Q है, संगत कोण तो समान है। अब भुजाएं जैसे इसकी 2, ये 4, ये 3, ये 6, ये 4, ये 8। तो मैंने देखा कि कोण तो समान है और भुजाओं का अनुपात यानी कि AB/PQ 2/4 यानी कि 1/2। इसी तरीके से BC/QR 3/6 यानी कि 1/2। इसी तरीके से AC/PR यानी कि 4/8 1/2। यानी संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो वो त्रिभुज या वो फिगर जो है हमारा सिमिलर होता है। ठीक है, तो सिमिलर होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सिमिलर कब होंगे? सिमिलर जब भी, कोई भी फिगर सिमिलर जब भी होगा जब उसके संगत कोण समान हो और उनकी भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है? कॉन्ग्रुएंस होता है जब वो 5 नियम फॉलो करते हैं। कौन कौन से? एस ए एस, एस एस एस, एस ए और ए एस, ठीक है, ए एस ए और आर एच एस। तो ये था हमारा सिमिलरिटी। चलो अब एक चीज मैं बोलता हूं कि आप सभी लोग एक सर्कल बनाओ। तो सपोज करो नरेश ने तो बनाया सर्कल इतना बड़ा और मोहित ने बनाया सर्कल इतना छोटा। तो क्या ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि दिखने में तो एक जैसे है ना। सर्कल तो सर्कल ही होगा, कोई स्क्वायर तो बनाएगा नहीं, कोई अलग अलग ऐसा डिजाइन वाला सर्कल बनाएगा नहीं। सर्कल तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो सर्कल दिखने में तो सेम है, यानी कि सिमिलर है। लेकिन अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि सभी जने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ। तो आप सभी लोग क्या करोगे? एक सर्कल बनाओगे, फिर एक सर्कल, एक जना ने सर्कल बनाया तो इसकी रेडियस भी 5, इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर। तो दिखने में भी एक जैसा है, साइज में भी समान है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सपोज करो मैंने बोला कि स्क्वायर बनाओ, तो सबने, एक ने स्क्वायर यानी वर्ग बनाया इतना बड़ा, एक ने बनाया छोटा, तो दिखने में सेम है, साइज में अलग अलग है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल देता था कि 14 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर बनाओ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता। लेकिन आप इस सब बातों से कंडीशन पे क्या पूछे कि यार कॉन्ग्रुएंट चीज सिमिलर हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो। लेकिन ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सिमिलर ट्राइंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट हो। मैं आप लोगों को इसी चीज से ये चीज बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो समबाहु त्रिभुज सबके सेम होंगे, तीनों भुजाएं समान होती है। वहीं मैंने बोल दिया कि 7 सेंटीमीटर समबाहु भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाओ, तो उसके अंदर भी सबकी भुजाएं समान होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देखिए अब हम एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं, जिसके अंदर ये फर्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला कह रहा ऑल द सर्कल्स आर, यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त सिमिलर होते हैं, दिखने और सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो दिखने में सभी एक जैसे होते हैं। तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर्स। सेकंड क्या कह रहा है? ऑल द स्क्वायर्स आर, सभी वर्ग कैसे होते हैं? दिखने में एक जैसे होते हैं, तो हम क्या कह देंगे? सिमिलर। तो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं? ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीनों में सर्कल्स भी, मैंने आपको बताया था अभी जब मैं बेसिक बता रहा था कि सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं, सभी स्क्वायर सिमिलर्स होते हैं, और ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर देखो इसके अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा मिसप्रिंट है। फर्स्ट का जो मेरे पास पुरानी बुक है, तो आप लोग करेक्ट कर लें। इसमें आएगा ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल्स सिमिलर, मतलब कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलीगॉन्स हैविंग सम सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब कोई पॉलीगन है, एक बहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या समान हो, तो बताओ वो समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण समान होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि कब? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनका रेशो जो है वो इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इसका फर्स्ट कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्या 2 सर्वांगसम आकृति समरूप होती है? मैंने आपको क्या बताया था कि सर्वांगसम समरूप हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समरूप सर्वांगसम हो। लेकिन एवरी सर्वांगसम यानी एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सभी सर्वांगसम फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब बात आती है 2 सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। नो, जरूरी नहीं है कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो।
लेकिन ये जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, तो ये सेकंड जो है हमारा वो फॉल्स है। टू पॉलीगन्स हैविंग सेम रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर्स। क्या दो पॉलीगन्स है, दो बहुभुज है और उनकी सेम रेशो ऑफ दे, उनकी संगत भुजाओं का रेशो जो है वो सेम होगा? कोई जरूरी नहीं है। सेम तो जब होगा ना जब वो सिमिलर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर, कोई जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन सिमिलर है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि सिमिलर कब होगा पॉलीगन? पॉलीगन सिमिलर जब ही होगा जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो। और तीसरे वाले में क्या कह रहा है? केवल साइड का रेशो इक्वल हो तो कौन सिमिलर होगा? नहीं, उसके लिए एंगल का इक्वल होना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर दोनों इस कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सेकंड के फोर्थ में, इसलिए वो ट्रू है। अब फिफ्थ क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आर सिमिलर, बिल्कुल गलत है। वही बात तो वही आ रही ना कि जरूरी ना एंगल इक्वल हो और साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ना हो तो फॉल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हो, एंगल इक्वल ना हो तो फॉल्स। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में बता ही दिया थी ये चीज कि आपको किस तरीके से करना है। देखो यस, अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 11.1। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। ये कह रहा है कि किसी भी एक त्रिभुज की एक साइड के समांतर एक भुजा खींची जाती है तो वो भुजा है वो दोनों बाकी दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो बताओ कि उन दोनों का जो रेशो है वो सेम होता है। इसको हम बीपीटी यानी कि बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आती है तो ये बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी आ सकती है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ सकती है, या फिर ये भी बोल सकता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशो। क्लियर है? अब देखो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सबसे पहले हमें ट्राइंगल मालूम होना चाहिए। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ध्यान से समझना क्योंकि पूरी 11.2 इस पे बेस है। तो ए बी सी गिवन क्या हुआ मेरे को, ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये चीज गिवन है। अब आगे पढ़ो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज करो मैंने एक बीसी साइड ले ली और इसके पैरेलल एक साइड मैंने डीई ड्रॉ कर दी, तो मैंने क्या लिखा, इन विच डीई पैरेलल है बीसी के। क्लियर है? आगे पढ़ो, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड को। ठीक है, देन इट्स डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हमने क्या लिखा, ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई पैरेलल है बीसी के, ये चीज हमको गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, अब प्रूव वाला हिस्सा पढ़ो, देन इट इज डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, कि जो टू साइड है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। हमको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो इन 11 चैप्टर की थ्योरम्स जो है या फिर 12th चैप्टर की जितनी भी हम थ्योरम्स अब पढ़ेंगे उन सभी थ्योरम्स में आपको कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए कि हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या करना है और क्यों करना है। अगर आपने पता लगा लिया ना इसमें हमें ऐसा इसलिए करना है ताकि हमें ये निकाल सके हम, तो आप लोगों को आसानी से कंस्ट्रक्शन याद रहेगा। तो अब बात करता हूं मैं कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना की। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि बी को तो ई से मिलाया, ठीक है, सी को डी से मिलाया, तो मैंने क्या लिखा, जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी। क्लियर है? उसके बाद
ई एफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाया है मैंने यहाँ पे, क्या बनाया है, ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर और डी जी परपेंडिकुलर है ए सी पर। ओके क्लियर है। अब बात करते हैं हम प्रूफ की कि हमें करना कैसे है। देखो मैं एक चीज जानता हूं कि यार अगर मैं एरिया ऑफ, देखो इसमें दो त्रिभुज ए डी ई, मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, पहला त्रिभुज ले रहा हूं मैं ए डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अगर एक तरीके से देखा जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने आज तक जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या पढ़ा है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है। अब मैं बात कर रहा हूं ए डी ई की, तो बेस ले रहा हूं मैं ए डी इंटू हाइट है मेरी, हाइट हमेशा वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पर नापी जाती है, तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर कौन है, ई एफ। यह आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का। अब दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं मैं, वो है हमारा बी डी ई, ये वाला बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई 1/2 बेस ले रहा हूं मैं बी डी इंटू हाइट। अब हाइट इस पे ये 90 डिग्री नहीं है, मान रहे हैं कि हम ये पैरेलल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री तो इसकी ई एफ ही रहेगी, क्योंकि इसके बाहर से नाप रहे हैं हम। देखो इस तरीके से त्रिभुज सपोज करो ये इस तरीके से होता, तो हाइट इसकी ये थोड़ी ना होगी, हाइट तो इसकी ये जो 90 डिग्री होगी वही तो होगी। तो हमने क्या बोला कि ई एफ हाइट है इसकी, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, इसको नंबर मैंने इक्वेशन सेकेंड दिया। देखो मेरे को क्या लाना है, ए डी अपॉन बी डी, तो देखो मेरा ए डी और ये बी डी अपॉन में लाना है, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन 1/2 बी डी इंटू ई एफ। तो देखो 1/2 से 1/2 कट, ई एफ से ई एफ कट, तो क्या निकल कर आया, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, यानी कि बिल्कुल सेम अब मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले हिस्से की बात करिए अब इधर की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब भाई ए डी ई की बात कर रहे हैं तो बेस भी वही रहेगा और क्या बोलते हैं आपका हाइट भी वही रहेगी, यानी 1/2 ए डी इंटू ई एफ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ए डी थोड़ी ना, तो ए डी और बोलो या ए ई बोल लो, सेम एक चीज है, तो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, ए ई इंटू डी जी, इसकी हाइट मैंने डी जी मान ली, हालांकि ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ही, दोनों सेम ही होंगे। अब बात कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी की, किसकी, डी ई सी, यानी 1/2 इंटू ई सी इंटू, अब इसकी हाइट क्या होगी, डी जी, जो इसके परपेंडिकुलर बन रही है, डी जी। ये थी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थी इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन थर्ड में फोर्थ का डिवाइड करा, थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी जी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। तो ये 1/2 से 1/2 कट, डी जी से डी जी कट, यानी कि ए ई अपॉन ई सी निकल कर हमारे पास आ गया। लेकिन मैंने एक चीज देखी यार
कि यार जो BDE है और जो DEC है, ये जो ट्राइंगल है एक ही आधार यानी कि एक ही बेस पर DE पर बने हुए हैं और DE BC के पैरेलल है, तो यार इनका एरिया भी तो इक्वल होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC are at the same base. DE and DE parallel to BC. मैंने क्या लिखा, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर DE पर बने हुए हैं और DE समांतर है BC के, तो इसका मतलब एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC के। तो अब देखो मेरी बात सुनो, ADE तो ADE के बराबर पहली चीज, और ये दोनों आपस में बराबर हैं ही, यानी जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यानी AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के। हैंस प्रूव। क्यों हुआ, देखो ADE ADE के बराबर है, BDE DEC के बराबर हमने यहां कर दिया, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा, तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मेरे को यही लाना था। हैंस प्रूव्ड। आप लोग अब कैसे याद रखोगे, आपको ये प्रूफ तो करा दी मैंने, लेकिन हम हर जगह प्रूफ करके तो लिखेंगे नहीं, हमें मालूम होना चाहिए कि जब दो पैरेलल लाइन हैं, जब दो लाइंस पैरेलल हैं किसी त्रिभुज के, त्रिभुज का बेस या कोई भी त्रिभुज की एक लाइन के दूसरी लाइन अगर पैरेलल है और वो दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनका ये रेशो इक्वल होता है, यानी छोटे का छोटा अपॉन छोटा, ये छोटा वाला ये छोटे वाला, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर वाला छोटा AD अपॉन पूरा बड़ा AB इक्वल होगा ऊपर वाला छोटा AE अपॉन पूरा बड़ा AC के। ठीक है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, या दूसरा रिजल्ट में निकाल सकता हूं कि नीचे वाला छोटा BD फिर पूरा बड़ा AB, नीचे वाला छोटा EC फिर पूरा बड़ा AB, ये भी आपस में इक्वल होता है। यह हमारी थी BPT थ्योरम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छे से करने की कोशिश करना है इसे। ये सब देखिए 11.2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.1, यानी कि जो प्रमेय हमने 11.1 करी थी उसका विलोम है। 11.1 में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के से समांतर एक भुजा खींची जाती है जो कि दो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वो उसकी दो भुजाओं को समान रेशो में विभाजित करती है। लेकिन इसका विलोम क्या कह रहा है कि बताओ अगर एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो बताओ कि वो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। ये चीज कह रहा है, देखो इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक लाइन सेम रेशो में यानी समान भाग अनुपात में विभाजित करती है, तो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो क्या ये लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, हमें प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है कि एक त्रिभुज ABC गिवन है, ABC, मुझे एक त्रिभुज गिवन है ABC। इसके अंदर की क्या कह रहा है कि दो एक लाइन ऐसी है, जैसे सपोज करो DE है, AC है, जो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो मेरे को गिवन क्या है, ए ट्राइंगल ABC इन विच एक ट्राइंगल जिसके अंदर AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC के। मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के। देखो पहले हमें ये चीज गिवन थी, ये लाना था, इस बार ये दिया हुआ है, ये लाना है, इसलिए इसको कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.1 कहा गया है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। अब बात देखो, मुझे मालूम है कि यार पैरेलल होती है, पर मुझे इसको लेकर आना है कि बताओ पैरेलल होती है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, एक पॉइंट मैंने F ऐसा ले लिया जो अब पैरेलल है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या करा
कि DF पैरेलल है BC के। मैंने इस तरीके से, सर दिखने में तो कंस्ट्रक्शन पैरेलल लगी नहीं, कोई बात नहीं लगी तो फिर भी हमने मान लिया कि DF पैरेलल है BC के। मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी है, ठीक है। अब DF पैरेलल है BC के कंस्ट्रक्शन से, तो बात करता हूं मैं प्रूफ की। तो प्रूफ में मैंने देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC के, ये मेरे को गिवन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मेरे क्या निकल कर आएगा, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC ये क्यों निकल कर आ रहा है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन 11.11 फ्रॉम 11.11। भाई हमने ये तो हमें गिवन है, लेकिन हमने 11.1 थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी AF अपॉन FC लिख लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये भी AD अपॉन BD, ये भी AD अपॉन BD, इसका मतलब ये दोनों इक्वल, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल, यानी कि AE अपॉन EC इक्वल है AF अपॉन FC के। अब एक बात सुनो, मुझे लाइन जब भी पैरेलल लेकर आनी है तो मुझे एक पूरी लाइन लेकर आनी पड़ेगी, AB और AC दो, मतलब कोई भी दो पूरी लाइन लानी है। और जब भी कोई पूरी लाइन लेकर आनी है तो मैं इसमें भी +1 ऐड कर देता हूं और मैं इसमें भी +1 ऐड कर देता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया EC तो क्या निकल कर आया, AE प्लस EC इक्वल है AF प्लस FC अपॉन FC के। तो AE प्लस EC, तो AE प्लस EC से मिलके क्या बना, AC, तो AC अपॉन EC, और AF प्लस FC से मिलकर क्या बना, AC अपॉन EC। तो AC से AC कट गया तो मिला क्या, EC इक्वल्स टू FC। अब एक चीज बताओ, ये वाली चीज EC सॉरी ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। अरे ये पॉसिबल कब है, ये केवल और केवल जब भी पॉसिबल है जब F पॉइंट E के ऊपर हो। ये कब पॉसिबल है, जब F E के ऊपर मौजूद हो जब भी, या E F पर मौजूद हो, यानी दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मौजूद होने चाहिए, कोइंसाइड। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट F कोइंसाइड, यानी कि ढके, कोइंसाइड E। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट F कोइंसाइड E, यानी कि F जब E पर कोइंसाइड होगा जब भी ये पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल है BC के। अरे भाई हमने इसको पैरेलल मानी थी, अब ये इसको पर खुद मौजूद है तो इसका मतलब DE पैरेलल है BC के। ये हमारी वो थ्योरम यानी 11.2 थ्योरम हैंस प्रूव्ड हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के, जिसके अंदर हम थ्योरम नंबर 11.1 और 11.2 का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको दोनों थ्योरम मालूम है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखो इसका मैं फर्स्ट के अंदर 4 क्वेश्चन है, मैं कोई भी 2 कराऊंगा, सेकंड में 4 है उसमें से मैं कोई 2 कराऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड्स AB एंड AC, कि 2 पॉइंट D और E जो है वो भुजा AB और AC पर मौजूद हैं किसी भी ट्राइंगल के, सच दैट इस प्रकार मौजूद हैं कि DE पैरेलल है BC के। खुद क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC है और इसकी दोनों AB और AC भुजा पर 2 पॉइंट है D और E, और वो इस तरीके से मौजूद हैं कि DE पैरेलल हो रही है BC के। देखो इसने क्या बोल दिया गिवन में कि DE पैरेलल है BC के, अरे पैरेलल भी और 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तीसरी भुजा के समांतर है, इसका मतलब BPT लगेगी, क्लियर सी बात है। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, AD तो दे रखा है हमको कितना 6 सेंटीमीटर, ओके, DB दे रखा है हमको 9 सेंटीमीटर, और एक AE हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है AC। तो देखो AD तो कितना है 6 सेंटीमीटर, BD कितना है 9 सेंटीमीटर, AE कितना है 8 सेंटीमीटर, AC कितना है फाइंड आउट करना है तो 1 सेंटीमीटर मान लिया।
तो देखो छोटा अपॉन छोटा, बीपीटी से हम क्या लिख देंगे कि एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। नो डाउट हमें एसी फाइंड आउट करना है, ये पूरा वाला। तो ये पूरा फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ये मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले इसको एक्स मान लिया। तो एडी कितना 6, बीडी कितना 9, एई कितना 8 और ईसी फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8 अपॉन 6। तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है AC। तो AC किस किस से मिलकर बना है 8 + 12 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। इस तरीके से आपको करने हैं। अब मैं आपको करा रहा हूं एक बार फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखो फोर्थ क्या कह रहा है इसका कि इधर इस फिगर ये वाला ले लेते हैं। चलो एडी तो है आपका 4x - 3 और AE है आपका 8x - 7, BD है 3x - 1, BD है 3x - 1 और CE है 5x - 3 यानी कि और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। AD BD AE और CE, AD BD AE EC ये दे रखा है। तो AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन CE के। तो 4x - 3 अपॉन 3x - 1 इक्वल है 8x - 7 5x - 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x - 3 5x - 3 इक्वल है 8x - 7 3x - 1। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 x स्क्वायर 4 त्रिक 12x माइनस 15x प्लस 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस। अब देखो ये पूरा इधर से उठा के इधर ले जाते हैं। तो 24x स्क्वायर माइनस का 8x और 21x माइनस का 29x प्लस का 7 माइनस 20x स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का 15 यानी माइनस का 27 उधर जाएगा तो प्लस का 27x। उसके बाद ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9। ठीक है, अब बात करते हैं 24 में से 20 गया तो सॉरी 29x, 24 में से 20 गया तो 4x स्क्वायर माइनस के 29x में से प्लस का 27x गया तो माइनस का 2x प्लस के 7 में से माइनस का 9 गया तो माइनस का 2 और बराबर में बचा 0। अब हमने क्या करा इसमें से 2 कॉमन लिया तो अंदर के बच गया 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 और इक्वल्स टू 0 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो काय में जाएगा डिवाइड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। अब सपोज करो अब मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ सॉरी इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। दो किसकी टेबल में आता है 1 × 2 यानी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 में से 1 माइनस करा तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 1 एक इसका जोड़ा और एक x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इसका जोड़ा। जबकि इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल 0 के इक्वल है तो दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर इक्वल के 0 होगा, 0 के इक्वल होगा यानी 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस का 1/2 या फिर x इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट का फोर्थ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको बाकी 2 कर लेने हैं, रेशो निकाल लेना है। कभी कभी आपको रेशो क्या करेगा छोटा और बड़ा दे देगा तो आप फिर आपको जो ये रेशो लिखना है ना वो ऐसा ही लिखना है, छोटा ये वाला अपॉन ये बड़ा, फिर इसका ही छोटा फिर इसका ही बड़ा। अगर सपोज करो इसका और ये 2 चीजें मालूम है तो फिर उनका रेशो बना लो। जो 2 चीजें मालूम है उनका रेशो आप आराम से बना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। पॉइंट्स D and E आर ऑन द साइड्स AB and AC रेस्पेक्टिवली
इन द ट्राइंगल एबीसी ऑन द बेस ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो स्टेट वेदर डी पैरेलल टू बीसी और नॉट। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी दो भुजाएं एबी और एसी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि डी और ई हैं, तो आप लोगों को ये बताना है कि क्या वो डीई पैरेलल है बीसी के या नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेलल जब भी होगी जब उनका रेशो सेम होगा, और उनका रेशो सेम नहीं है तो वो फिर वो पैरेलल नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका रेशो निकालना पड़ेगा। अगर रेशो इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि वो पैरेलल है, अगर रेशो इक्वल नहीं आता है तो हम कह देंगे कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है, सपोज करो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इस पे दो पॉइंट इस तरीके से स्थित है कि डी और ई। तो आपको दिया हुआ क्या है कि एक पहले फर्स्ट में तो क्या दे रखा है कि ए बी का जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है और एडी का जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से एई का मेजरमेंट 12 और एसी का मेजरमेंट 18 है। तो आप लोगों को ही देखना है, देखो एडी छोटा और एबी बड़ा, तो आप छोटा और बड़े का रेशो निकाल लो, एडी अपॉन एबी। इसी तरीके से इसका छोटा कौन है एई और इसका बड़ा कौन एसी। तो एडी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 8 और AB की वैल्यू आपको मालूम है 12 और AE कितना है 12 और AC कितना है 18। तो इसका रेशो निकाल लो, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 तो 2/3, 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 यानी 2/3। तो हमने देखा कि दोनों रेशो इक्वल हैं, इसलिए हम कह देंगे कि DE पैरेलल है BC के। अगर रेशो इक्वल नहीं होता तो हम कह देते कि यह इसके पैरेलल नहीं है। तो अब इसका जैसे एक और मैं बता देता हूं आपको, थर्ड देख लेते हैं इसका कि AD तो कितना है 10.5 सेंटीमीटर, BD कितना है 4.5 सेंटीमीटर, AC कितना है 4.8 सेंटीमीटर और AE कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो AD और BD दोनों छोटे हैं, तो AD अपॉन BD का रेशो निकाला, तो इसके भी दोनों छोटे हैं, AE अपॉन EC का रेशो निकालेंगे। ठीक है, जिन जिन दो का निकाल रहे हैं दोनों का सेम निकालना है। तो AD की वैल्यू कितनी है 10.5 और BD की वैल्यू कितनी है 4.5, AE की वैल्यू है 2.8 और EC आपको नहीं दिया हुआ, आपको AC दिया हुआ है। AC ये पूरा दे रखा है, अगर ये पूरा कितना दे रखा है आपको 4.8, ठीक है, और AE कितना दे रखा है 2.8। तो EC निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको EC निकालना है ना, तो EC निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे EC इज इक्वल्स टू AC माइनस AE। तो AC कितना है 4.8 माइनस 2.8 इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, तो इसको कट करा तो कितनी बार गया आएगा 5 9 45, 5 2 10, 5 1 5। ठीक है, उसके बाद 3 3 का 9, 3 7 21, तो ये कितना आ गया 7/3। पॉइंट हटाया तो 0 नीचे आया, तो इसको काट करते हैं 14 और ये 10, तो ये 7/5। मैंने कहा कि रेशो इक्वल नहीं आया, इट मीन्स ये DE पैरेलल नहीं है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, नॉट पैरेलल टू BC। यस, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, इन द फिगर 11.16 पॉइंट्स L, M and N आर सिचुएटेड ऑन OA, OB and OC respectively such that LM parallel to AB and MN parallel to BC then show LN parallel to AC। ये कह रहा है कि फिगर 11.16 के अंदर जो कि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये सपोज करो ये बना हुआ है हमारा, है ना, इसके अंदर क्या हुआ, जैसे A B C, इसमें ये कह रहा है कि L, M और N जो है वो OA के बीच में तो कौन है L, और OB के बीच में कौन है M, और OC के बीच में कौन N। इस तरीके से सिचुएटेड है कि LM पैरेलल हो रही है AB के, यानी कि ये तो पैरेलल है इसके, ठीक है, और MN पैरेलल हो रही है BC के, यानी ये है पैरेलल इसके। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि LN पैरेलल है AC के। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि LM पैरेलल है
ए बी के। अगर अब मैं बात करता हूं इस त्रिभुज की, देखो ये एक तरीके से त्रिभुज बन चुका है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी के समांतर है, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी के समांतर, तो बीपीटी लगती है, बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि OL अपॉन AL यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो समान होगा। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को क्या गिवन है कि MN पैरेलल है BC के। अब भाई जब BC के पैरेलल है, ये MN पैरेलल है BC के, अगर मैं त्रिभुज इसकी बात करूं तो ये दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा हो, तीसरी के समांतर है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इनका अनुपात यानी OM अपॉन MB इक्वल होगा ON अपॉन NC के। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, देखो ये OM अपॉन MB, ये OM अपॉन MB, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या निकालते हैं कि OL अपॉन AL इक्वल है ON अपॉन NC के। तो देखो OL अपॉन LA और ON अपॉन NC का रेशियो इक्वल है, तो मैं आराम से, और जो कि इस दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम इसके विलोम से क्या कह देंगे, देखो ये दोनों तो किससे निकल कर आई, बीपीटी से, ये भी किससे निकल कर आई, बीपीटी से, तो ये किससे निकल कर आई, LM पैरेलल है AC के, तो ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इसलिए कहा था मैंने कि वो दोनों थ्योरम आपको पहले अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स D एंड E आर रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड ऑन AB एंड AC। कि एक ट्राइंगल है ABC, यानी कि एक त्रिभुज ABC है, उसकी दो भुजाएं AB और AC, AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि और वो इस प्रकार है कि BD इक्वल्स टू, यानी कि ये वाली साइड, इतनी साइड इसके इक्वल है, और एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन हुआ BD इक्वल्स टू EC और एक इक्वल हुआ कि एंगल B इक्वल है एंगल C के। ठीक है, हमको शो क्या करना है कि DE पैरेलल है BC के। अब देखो DE पैरेलल है BC के लिए मुझे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल लेकर आना पड़ेगा। भाई इसको पैरेलल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC का रेशियो इक्वल लेकर आना पड़ेगा बीपीटी से, तभी तो ये इसके कन्वर्ट से क्या होगी, उसके कन्वर्ट से क्या होगी, ये हेंस प्रूव्ड होगी। तो अब हम क्या कहते हैं कि यार एंगल B इक्वल है एंगल C के। जब एंगल दो, किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो दो भुजाएं समान होगी, उसके सम्मुख वाली, यानी ये कोण है तो ये वाली भुजा, ये कोण है तो ये वाली भुजा, यानी एंगल B इक्वल है तो AC और एंगल C है तो AB, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। AC जो है वो किससे मिलकर बनी है, AE प्लस EC से, और AB किससे मिलकर बनी है, AD प्लस BD से। मेरे को मालूम है कि BD तो EC के बराबर है, तो AE प्लस EC इक्वल्स टू AD प्लस BD की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, EC, तो EC से EC कट हुआ, यानी AE इक्वल है AD के, AE इक्वल है AD के। मेरे को ये मालूम चल चुका है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये हमको इक्वल दिया हुआ है, यानी इसका अपॉन इसका रेशो AD अपॉन BD का रेशो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमें इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अगर इनका रेशो समान है तो हम कह देंगे कि DE पैरेलल है BC के, हैंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करना था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक फिगर है 11.17 जिसमें DE पैरेलल है BC के। ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है ये कि DE पैरेलल है BC के, ठीक है, और CD पैरेलल है EF के, CD पैरेलल है EF के। तो हमको प्रूव करना है कि AD इक्वल है AB इंटू AF के, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जहां जिसके AD लिखा हुआ वो AD स्क्वायर कर लेना,
तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि DE पैरेलल है BC के और EF पैरेलल है EC के। हमें प्रूव करना है कि AD का स्क्वायर इक्वल है AB इंटू AF के। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जब ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल है तो इसका रेशो जो होगा BPT के अकॉर्डिंग वो भी इक्वल होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, चलो अब देखो दो रेखाएं जो समांतर हैं, एक इस वाली के और एक इस वाली के। मैंने देखा यार AD इसकी छोटी है और जब इस वाली की बात कर रहा हूँ तो AD इसकी बड़ी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, AD जो है इस वाली की तो छोटी है और इस वाली की बड़ी है, तो मैंने क्या करा AB अपॉन AD यानी बड़ा अपॉन छोटा इक्वल होगा बड़ा AC अपॉन AE के। किसके लिए हुआ ये, जब रेखा समांतर DE समांतर है BC के तो AB अपॉन AD AC अपॉन AE के इक्वल होगा BPT से। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं कि EF पैरेलल है EC के, तो बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा, तो ये दोनों बराबर है AC अपॉन AE AC अपॉन AE, तो ये भी आपस में बराबर होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ये भी आपस में इक्वल होगा, AB अपॉन AD इक्वल है AD अपॉन AE के। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये AF है, AB अपॉन AD इक्वल होगा AD अपॉन AF के। तो AD का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AF। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन द फिगर 11.18 EF पैरेलल है DC के पैरेलल है AB के, देन प्रूव दैट। देखो इस तरीके से आपको एक फिगर दे रखा है, ठीक है, और इसमें ये क्या कह रहा है कि AB पैरेलल है EF के और DC पैरेलल है, यानी कि हमें गिवन क्या है कि तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई बात नहीं, पैरेलल तो अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लो। हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC के। तो मैं क्या करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्योंकि मुझे त्रिभुज बनाना तो जरूरी है, तो रेशो के लिए मुझे त्रिभुज बनाना जरूरी है। तो मैंने क्या करा, A को C से ज्वाइन करा, ज्वाइन A टू C, A को C से ज्वाइन करा, तो देखो तीनों आपस में पैरेलल है, तो इसको मैंने पॉइंट दे दिया G। तो मैं जानता हूं कि EG पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल हो गई EG, EG पैरेलल हो गई BC के, DC के। तो AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल होगी AG अपॉन GC के, AG अपॉन GC के। इसी तरीके से मैंने क्या कहा, FG पैरेलल हो गई FB के, FG पैरेलल हो गई AB के, तो GC अपॉन AG इक्वल हो गई CF अपॉन BF के, CF अपॉन BF। मैंने देखा इधर AG अपॉन CG है और इधर CG अपॉन AG, तो इसको उल्टा कर दो, तो AG अपॉन GC इक्वल्स टू BF अपॉन CF। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होगी। तो फाइनल रिजल्ट पे हम क्या पहुंचे कि AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन CF के। तो मेरे को यही तो लेकर आना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब क्या कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच P इज सिचुएटेड ऑन द साइड BC। If DP and AB are increased, then they meet at L, then prove। ये कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सपोज करो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया इस तरीके से, जिस पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। इन विच पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द साइड BC, जैसे A, B, C और D ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी BC साइड पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है ऑन द साइड BC। इफ DP एंड AB आर इंक्रीज्ड, और इन दोनों को इस तरीके से बढ़ाया गया है कि वो L पर एक दूसरे से मीट करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है। देखो पहली चीज तो हमें गिवन क्या हुई कि ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, जिनके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यानी कि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि DP अपॉन PL इक्वल है DC अपॉन BL के। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो पैरेललोग्राम में तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि ये इसके पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे, प्रूफ कि BP पैरेलल है AD के। अब पैरेलल है तो BL अपॉन AB तो हम क्या लिख रहे हैं कि DP अपॉन PL, यानी कि ये वाला रेशो अपॉन ये रेशो। तो इसकी तरह AB अपॉन BL किससे, BPT से। लेकिन मैं जानता हूं AB किसके बराबर है, DC के। तो DP अपॉन PL इक्वल है DC अपॉन BL के। यही तो लेकर आना था, ये तो आ चुका। अब सेकंड में क्या कह रहा है ये वो देखते हैं। सेकंड में कह रहा है DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC, ये लाना है। तो DL का है, बड़ा अपॉन छोटा, तो DL अपॉन DP AL अपॉन AB। तो मैं जानता हूं AB किसके बराबर है, DC के। तो ये आ चुका हमारे, हैंस प्रूव्ड। इजी था ये क्वेश्चन बहुत। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की, कि पॉइंट D एंड E आर सिचुएटेड ऑन साइड AB इन ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड AB और AC पर दो पॉइंट D और E सिचुएटेड है, और इस तरीके से सिचुएटेड है कि AD तो इक्वल है DE के। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक ट्राइंगल ABC ले लिया, ABC, इस पे दो पॉइंट, इसकी साइड AB जो है उस पर दो पॉइंट D और E सिचुएटेड है, AB साइड पर है। ठीक है, और इस तरीके से इक्वल है, इस तरीके से है कि AD इक्वल है BE के, और DP पैरेलल है BC के, और DP पैरेलल है BC के, और EQ पैरेलल है AC के। तो AC ये रहा, तो EQ पैरेलल है AC के। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल है AB के। देखो PQ पैरेलल AB लाने के लिए मुझे इन दोनों का रेशो इक्वल लेकर आना पड़ेगा। तो इससे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि DP पैरेलल है BC के। तो इससे रेशो क्या निकल कर आएगा कि AD इक्वल है AD अपॉन BD इक्वल है AP अपॉन PC के। ठीक है, एक चीज मेरे को और गिवन है कि AD इक्वल है BE के। ओके, और दूसरी चीज मेरे को गिवन है कि EQ पैरेलल है AC के। तो क्या निकल कर आएगा कि BQ अपॉन QC इक्वल है BE अपॉन AE, BE अपॉन AE। अब मुझे लेकर के आना है कि PQ पैरेलल है AB के। तो PQ पैरेलल AB लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि CP अपॉन AP इक्वल लेकर आना पड़ेगा CQ अपॉन BQ के। ये रेशो लेकर आना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखो BQ अपॉन QC तो आ चुका, बस अब मुझे BE अपॉन AE की जगह क्या लाना है, AP अपॉन CP लेकर आना है।
तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को देखो पता होना चाहिए ये क्वेश्चन निकालने के तरीके होते हैं कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, आई समझ में। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो ये AD अपॉन DB है ये AP अपॉन PC है और ये BQ अपॉन QC, यानी दोनों आपस में बराबर लाने हैं। तो इसको बराबर लाने के लिए दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी BE और AE को मुझे बराबर लेकर आना है। तो देखो BE को तो AD तो मैं लेकर आ सकता हूँ, BE तो AD के बराबर हो गया। अब AE को BD के बराबर लाना है, AE को BD के बराबर लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, AE को BD के बराबर लाने के लिए तो देखो हमें मालूम है कि AD इक्वल है BE के। अब AD में भी मैंने DE जोड़ा और BE में भी मैंने DE जोड़ा, ठीक है। दोनों में जोड़ने पर AD में DE जोड़ा तो क्या मिला, AE, और BE में AD जोड़ा तो क्या मिला, BD, यानी AE इक्वल है BD के। तो देखो BQ अपॉन QC इक्वल्स टू, BE की जगह मैंने क्या लिख दिया, BE की जगह मैंने लिख दिया AD और AE की जगह मैंने लिख दिया BD। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल कर आया कि BQ अपॉन QC इक्वल है AP अपॉन PC के। और मेरे को लेकर क्या आना था, प्रूव करना था मेरे को BQ अपॉन QC AP अपॉन PC। अब BQ अपॉन QC और AP अपॉन PC आ गया तो हम क्या कह सकते हैं इसके कन्वर्ट से कि PQ पैरेलल है AB के। ये क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने जो दिया हुआ था उससे रेशो निकाला, फिर मैंने देखा कि यार मुझे ये दोनों आपस में इक्वल लाने हैं, लेकिन इसको फिर इसके इक्वल बनाने के लिए मैंने BE में दिमाग लगाया कि BE को मैं AD बोल सकता हूँ तो AE को क्या BD बोल सकता हूँ, यस मैं AE को BD बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने इधर से निकाल के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सब क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि इन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट OAB पैरेलल DC शो दैट। ये कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, मैंने ABCD एक चतुर्भुज बना लिया ABCD। इसमें ये कह रहा है कि AB पैरेलल DC के बिल्कुल सही है और इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर। इसके डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CD अपॉन DO, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ही प्रूव करना है तो मैंने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, OE पैरेलल ड्रॉ करी AB के, लेकिन AB तो ऑलरेडी पैरेलल है DC के, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो प्रूफ में मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ADC के अंदर ये EO जो है उसकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं कि OE पैरेलल है DC के, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल है AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं कि EO पैरेलल है AB के, कि EO पैरेलल है AB के, तो इससे क्या निकला कि OD अपॉन OB या DO अपॉन BO इक्वल्स टू DE अपॉन AE। देखो अब ये AE अपॉन DE है, ये DE अपॉन AE है, तो मैं इसका जस्ट उल्टा कर लेता हूं। तो AE अपॉन DE इक्वल्स टू BO अपॉन DO। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि AO अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन DO के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन DO। हमें यही प्रूव करना था। ये इधर CO है, ठीक है ना, तो ये आ चुका हमारे CO, हैंस प्रूफ। देखो कुछ भी नहीं करा, केवल दोनों जिसको पैरेलल दे रखी उसमें बीपीटी लगाई और आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत इजी चैप्टर है ये। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉइंट D एंड E आर सिचुएटेड ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली इन अ ट्राइंगल ABC। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, A B और C है, इसके अंदर AB पर तो D और AC पर E पॉइंट है, और इस प्रकार है कि BD इक्वल्स टू CE, कि ये वाली इस वाले हिस्से के बराबर है। देन प्रूव दैट ABC इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपको ये बता दूं कि ये इसके मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वजह से ही क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई, और इसके पैरेलल होने की वजह से हमें क्या बताना है कि AC इक्वल है AB का, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा, BPT के अंदर DE पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मैंने क्या करा, इसके अंदर 1 ऐड करा, इसके अंदर 1 ऐड करा। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, ये गिवन वगैरह आपको लिखना है। जब इसका एलसीएम लिया तो AD प्लस BD अपॉन BD, और इसका जब एलसीएम लिया तो AE प्लस EC अपॉन EC। तो इन दोनों को AD प्लस BD को जोड़ा तो AB अपॉन BD, और AE प्लस EC को जोड़ा तो AC अपॉन EC। क्वेश्चन कह रहा है कि BD EC के बराबर, तो इससे ये कट हुआ, यानी कि AB बराबर AC। जब दो भुजाएं बराबर है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोस्केलेस। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 11.2 तक कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को आज को कुछ आज समझ में आया होगा। मेन चीज़ वो थ्योरम 11.1 और 11.2 आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि क्या रही है। तो इस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।